पर चीनी तोप, मुनीर शहबाज डरपोक। $250 चीनी होवित्जर पाकिस्तान की नहीं खैर। बॉर्डर पर बारूद, खत्म पाकिस्तान का वजूद। सीमा पर तोपों का जमावड़ा, चैलेंज है तगड़ा। ऑपरेशन की आहट, दुश्मन को बौखलाहट। पाक का आर्टिलरी गेम, भारत करेगा एंड। सीमा पर अगर बारूद की बू आए तो समझ लीजिए इरादे सिर्फ रक्षा के नहीं, दबाव बनाने के भी हो सकते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत ने हर चुनौती का जवाब शब्दों नहीं, शक्ति से दिया है। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। भारत की सीमा के सामने पाकिस्तान ने कथित तौर पर 250 चीनी SH-15 होवित्जर तोपें तैनात कर दी। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सैन्य आधुनिकीकरण है या भारत पर दबाव बनाने की नई रणनीति? क्या चीन के हथियारों के भरोसे पाकिस्तान सीमा पर नया शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या उसे भारत की तोपों, मिसाइलों, ड्रोन और आधुनिक युद्ध क्षमता का अंदाजा है? आज भारत के पास K9 वज्र, M777 अल्ट्रालाइट होवित्जर और स्वदेशी एटैक्स अमोक जैसी अत्याधुनिक आर्टिलरी गन्स हैं। यानी अगर कोई सीमा पर ताकत का प्रदर्शन करेगा तो भारत के पास उसका जवाब देने की पूरी क्षमता मौजूद है। क्या सीमा पर चीनी होवित्जरों की तैनाती सिर्फ संदेश है या किसी बड़ी रणनीति की शुरुआत? क्या दक्षिण एशिया में हथियारों की नई होड़ शुरू हो चुकी है? और अगर तनाव बढ़ता है तो किसकी तैयारी ज्यादा मजबूत साबित होगी? जी हां, देश का सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। उसके बाद मैं पूरा कंटेंट, पूरी डिटेल आपको समझाऊंगा। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, जिस पर हम चर्चा पैनल के साथ करेंगे। एक बड़ा पैनल कुछ ही वक्त पे मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, 250 चीनी होवित्जरों की तैनाती क्या भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है, रणनीति है? सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ाने की रणनीति पर चल रहा है और क्यों ऑपरेशन सिंदूर 2 की अब आशंका लग रही है पाकिस्तान को? सवाल नंबर 3, भारत की K9 वज्र, एटैक्स, M777 के सामने SH-15 कितनी प्रभावी, कितनी कारगर, कितनी ताकतवर है? दर्शकों, इस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 4, क्या चीनी अप्रत्यक्ष रूप से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है? सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, क्या यह भविष्य के किसी संभावित संघर्ष की तैयारी का संकेत माना जाए? क्योंकि 2 आतंकवादी हमले हुए हैं और उसके बाद हालात बदल गए। जी हां, इससे पहले कि हम पैनल पर जाएं, पूरा कंटेंट आपको मैं बताऊंगा दर्शकों। कहां कहां पाकिस्तान ने तोपें तैनात की हैं, क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियां आने जा रही हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। एक मैप लेकर आए हैं स्क्रीन पर, और देखिए स्क्रीन पे ये टच स्क्रीन जो आपको दिख रहा है, यहां पर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। पूरा मैप मुकम्मल लेकर आए हैं दर्शकों। उस मैप के जरिए मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार किस तरीके से अब यह पूरा मामला बढ़ रहा है। जी हां, ये देखिए पाकिस्तान ने कहां कहां तोप की तैनाती की है। LOC, जम्मू कश्मीर, नीलम वैली, मुजफ्फराबाद, कोटली, पुंछ, रजौरी, सियालकोट सेक्टर के अलग इलाके, नरोवाल और शकरगढ़, बुर्ज और कसुर क्षेत्र, बहावलपुर, रहीम यार खान जो इलाका देख रहे हैं, ये पूरी LOC के आसपास का इलाका आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दर्शकों। यहां पर SH-15 होवित्जर तोपों की तैनाती पाकिस्तान ने की है। उसकी वजह क्या है? क्यों इन इलाकों में तोपें तैनात की गई हैं? 2 आतंकवादी हमले होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 याद करिए, जब हमने POK में लॉन्चिंग पैड जो आतंकवादियों के थे उसको उड़ा दिया। पाकिस्तान को फिर से डर है कि भारत फिर से रिटेलिएट कर सकता है। क्या इसीलिए इतने सारे तोपों की तैनाती की गई है? वो भी 10, 20, 50 नहीं, 250 SH-15 होवित्जर तोपें जो चाइना की मदद से पाकिस्तान ने बनाई थी। लेकिन SH-15 की खासियत क्या दर्शकों, यह भी आपके लिए जानना जरूरी। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, मैं आपको उसकी खासियत भी बताऊंगा। SH-15 होवित्जर की खासियत क्या है, कितनी कारगर है ये चीनी तोपें? जी हां, कैलिबर 155 mm कैलिबर है, MM की बैरल है और 52 कैलिबर की ये तोप है। खतरनाक, रेंज भी बहुत ज्यादा है, कैलिबर का साइज बता रहा है। जी हां,
मोबिलिटी के बारे में मैं बात करूंगा। जो मैक्सिमम रेंज है 30 से 40 किलोमीटर है SH-15 होवित्जर की, जो LOC और तमाम इलाकों में पाकिस्तान ने तैनात किए। दर्शकों, अब बात करते हैं मोबिलिटी की, मूवमेंट की। तो 6x6 ट्रक चेचिस पर यह आधारित है। एक मजबूत चेचिस है, स्पीड इसके पास है, एक्टिव है और फुर्तीला है। फायरिंग रेट की अगर बात करें, जो सबसे बड़ी जान होती है किसी भी आर्टिलरी गन की, तो इसकी फायरिंग रेट कुछ ही मिनटों में कई राउंड दागने में यह सक्षम है। यानी फटाफट गोले दाग सकती है, फटाफट अपलोड कर सकती है। और यही तो एक आर्टिलरी की ताकत है कि वो कितनी तेजी से दागती है अपने गोलों को। गाइडेड गोला यानी जो बारूद है, GPS और लेजर गाइडेड प्रोजेक्टाइल भी आराम से ये दाग सकता है। तो ये बात रही SH-15 होवित्जर की खासियत। आगे बढ़ते दर्शकों, क्या ये जो तैनाती हुई है इससे भारत को चिंता करनी चाहिए? पाकिस्तान की रणनीति क्या है? क्यों पाकिस्तान इन तोपों को तैनात किया? वजह नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। सीमा पर लंबी दूरी की तोपखाना क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया जो कि रूटीन प्रैक्टिस होती है। तमाम जो दुनिया भर के देश है अपने आर्टिलरीज को तैनात करते हैं, लेकिन 250 वो बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है। वजह नंबर 2, उत्तर से दक्षिण तक आर्टिलरी कवरेज मजबूत करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है और यह तैनाती से देखकर समझ में भी आता है। जी हां, वजह नंबर 3 आपको मैं बता दूं, भारत की बढ़ती सैनिक क्षमताओं के खिलाफ तैयारी है। भारत की क्षमताओं को देखकर पाकिस्तान डरा हुआ है, शायद इसीलिए उसने इतने बड़े पैमाने पर होवित्जर तोपों की तैनाती की है। अगली वजह आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। वजह नंबर 4, पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है। शायद इसीलिए वो आर्टिलरी वेपन्स को तैनात कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत की आर्टिलरी ताकत के बारे में जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हां, आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है कि SH-15 होवित्जर तोपों का जवाब भारत कैसे देगा। तो भारत के पास भी दर्शकों एक पूरी खेप है आर्टिलरी वेपन्स की, जो मैं आपको बताने, दिखाने और समझाने जा रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स आने जा रहे हैं कि भारत के पास कितनी ताकत, कितनी क्षमता है। हमने SH-15 तो देख ली, लेकिन देखिए भारत का वेपन नंबर 1 K9 वज्रा टी टैंक सेल्फ प्रोपेड होवित्जर है। राजनाथ सिंह बैठे दिखाई दे रहे हैं। राजनाथ सिंह भी वहां पर गए थे जब ये टेस्ट किया जा रहा था, जब इसकी वेपन को टेस्ट किया जा रहा था। वेपन नंबर 2 M777 अल्ट्रालाइट होवित्जर, ये खतरनाक है, डिप्लॉयड है। करगिल, द्रास, बटालिक जैसे इलाकों के लिए बहुत कारगर ये होवित्जर तोप है। वेपन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर एटैक्स अमोक स्वदेशी 155 mm की इसकी बैरल है। और ये देखिए, आपने गणतंत्र दिवस की परेड में इस तोप को जरूर देखा होगा। ये भी भारत की आर्टिलरी वेपन्स में एक बहुत मजबूत एक यूनिट है जिसका जवाब पाकिस्तान को दिया जा सकता है अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत होती है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले घंटे लगातार दर्शकों इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से ये आज का जो विषय है ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना क्रूशियल है। स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का, इज ए डिफेंस एक्सपर्ट। जैन सर, बहुत बहुत स्वागत है। मल्लिका पांडे मेरे साथ है, शी द फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, विदेशी मामलों की जानकार है। मल्लिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुशील सिंघल साहब मेरे साथ हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अली अशरफ रत्ता पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर इनकी पैनी नजर रहती है। सबसे पहले जनरल साहब, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 250 तोपों की तैनाती LOC पर, वजह क्या दिख रही है आपको? जय हिंद अमित। देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं। वो बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की सेना में बहुत सारे परिवर्तन उन्होंने करे, क्योंकि उनको लगा कि जिस प्रकार से हर सिस्टम कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ और फेल होता हुआ नजर आया। ये देखिए, जो बातें एक नैरेटिव्स होते हैं वो अलग बात होती है। जो सेनाएं होती हैं उनको एग्जैक्टली पता होता है कि इस युद्ध में क्या हुआ है और उस युद्ध से क्या चीज सीख करके और उसको हम किस तरीके से बेहतरी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सीधी सी साधारण बात है। आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक चीज मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। जहां तक आर्टिलरी सिस्टम्स का सवाल है, भारत क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों कहीं ज्यादा पाकिस्तान से बेहतर है। और ये बात समझ में, ये एक बड़ा भारी लेसन था उसका। इस वजह से उन्होंने अपने आर्टिलरी सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता को महसूस किया और ये उसी का एक हिस्सा है, पहली बात। दूसरी बात, उसका फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट उन्होंने, अगर ये बात पूरी तरह से सही है कि उन्होंने फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट किया है इतनी सारी रेजिमेंट, आर्टिलरी रेजिमेंट्स का, तो वो बिना बात में नहीं होता है। तो इसको हमें इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा काम हो गया है, लेकिन इसके ऊपर कांस्टेंट वॉच रखने की आवश्यकता है कि इसका कारण क्या है और क्यों इतना आगे फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, क्या उनकी मंशा है, क्या
ये डिफेंसिव पोस्चर है नहीं, या वो आपको कोई क्या लग रहा है ऑफेंसिव जनरल के साहब, बारे में आपको क्या लग रहा है, एक क्या मंशा है, आपको क्या हाँ लग वही रहा मैं बता रहा हूँ एक लाइन में तो उसके बाद क्या होता है, पहली बात तो मैंने आपको ये बता दी। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी हालात वहां बिगड़ते हैं तब पाकिस्तान को ये एक एक्टिविटी करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका एक तरीका होता है कि भारत की तरफ कोई एक्टिविटी करें या किसी और तरफ, ताकि जो उनका जो कंसंट्रेशन जो लोगों का ध्यान आज देखिए किस प्रकार से पीओजे के हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, कल एक वहां पर आत्मघाती हमला हुआ चाहे बलूचिस्तान हो, जब हालात इतने बिगड़ने शुरू हो जाते हैं तो वो उनका उनका जो उनका तरीका है कि दबाव बाहर की तरफ दिखाएं विदेशों की तरफ, ताकि लोगों का ध्यान इधर से उधर कर सके। शायद ये उसकी उसकी एक एक शुरुआत हो सकती है कि वो कोशिश करें कि अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार की चीज होने वाली है आने वाले समय में तो वो तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में। तीसरी चीज मैं आपको इंपॉर्टेंटली बताता हूं कि हमारे जो मॉडर्न आर्टिलरी सिस्टम्स हैं, लगभग सारे मॉडर्न आर्टिलरी सिस्टम्स हमारी आर्मी के जो हैं वो हम खुद बना रहे हैं, जो इंडिजिनस, हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ना लॉजिस्टिक्स के लिए हम निर्भर हैं, ना उसके एम्यूनिशन के लिए हम निर्भर हैं, ना उसके किसी प्रकार की किसी रिपेयर मेंटेनेंस और उसके स्पेयर्स के लिए हम किसी के ऊपर निर्भर हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। चौथी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो युद्ध होते हैं वो सिर्फ आर्टिलरी गन्स से या सिर्फ फायर पावर एक चीज से न तो जीते जाते हैं ना वो निर्णायक होते हैं, उसमें पूरा एक ओवरऑल कैनवस होता है। और अगर आप उस ओवरऑल कैनवस को कंपेयर करेंगे तो आपको बराबर नजर आएगा कि कहां अंतर है और किस प्रकार से कहां पर क्या हो रहा है। Alright, एक बात मैं और लास्ट लाइन प्लीज, कि चाइनीज इक्विपमेंट की एब्सोल्युटली जो जो फेलियर जैसी चीज नजर आई थी, जिसके कारण चाइना ने एक पेड आर्टिकल भी कई लीडिंग वेस्टर्न पेपर्स में डलवाया था जिसको कि दे वर फोर्स्ड टू विथड्रॉ, वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है नजर आ रहा है। तो ये चीज है, इस पे नजर रखने की आवश्यकता है, लेकिन इससे कोई ऐसा खतरा भारत के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कि मैं मल्लिका जी के पास जाऊं और सिंघल साहब मेरे साथ हैं, रता साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह डर लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो सकता है, या आपको लगता है कि आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट फॉरवर्ड ब्लॉक्स पर एक रूटीन है जो पाकिस्तान ने कभी नहीं किया आज तक? तमाम पैनलिस्ट को मेरा सलाम। अमित, जितनी भी आर्मीज हैं स्पेशली अब जो पाकिस्तान इंडिया की बात हो रही है, तो दोनों आर्मीज जो हैं वो विद द टाइम बीइंग अपने आप को मॉडर्नाइज करती हैं। और अगर देखूं K9 की जो बात की है, अभी जनरल साहब ने कहा कि वो पाकिस्तान जो इंडियन टेक्नोलॉजी है, मेरा ख्याल है वो साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी है और साउथ कोरिया से ही आप लोगों ने लिया है इसको। तो सेम मैंने यही ये जो नहीं है, कहा कि सारी हमारी, प्लीज वन मिनट प्लीज, मैंने ये नहीं कहा कि सारा हमारा इक्विपमेंट है, मैंने ये कहा कि अधिकतर हमारा इक्विपमेंट हम खुद बना रहे हैं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि सारा इक्विपमेंट हमारा। मैंने सिर्फ K9 के जिक्र हो रहा था तो K9 के बारे में बिल्कुल बताया K9 एग्रीड, एब्सोल्युटली एग्रीड, हाँ। नो इश्यूज। और इसी तरह जो है पाकिस्तान जो है वो चाइना से जो भी वेपन्स लेता है तो वो भी उसकी प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान में करता है और उसकी मेंटेनेंस या उसकी रिपेयर जो है वो भी पाकिस्तान में ही होती है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है आपको पता है J-17 था, वो हमने स्टार्ट वहां पे किया, लेकिन अब वो 60% जो है पाकिस्तान में बनता है। तो ये चीजें जो है तमाम आर्मीज की कोशिश करती हैं कि वो अपना जो प्रोडक्शन का एक्सपेंस है वो कम से कम करें और अपनी आर्मीज को जो है मॉडर्नाइज करें। सिमिलरली आप लोगों ने ये जो प्रोग्राम है अपनी आर्टिलरी जो है उसको मॉडर्नाइज करना 2015-16 में मेरे ख्याल में स्टार्ट किया। अभी तक आप जो है वो 200 या 250 जो है वो बना चुके हैं और आप अपनी जो आर्मी है उसके हवाले कर चुके हैं। सेम पाकिस्तान जो है उसने भी 2022 या 23 में ये स्टार्ट किया था और आज जो है वो 250 या 300 जो है वो डिप्लॉय हो चुके हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम दोनों हमसाए तो हैं, लेकिन ट्रेडिशनली या हिस्टोरिकली देखें तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा चलता रहता है। तो इस वजह से दोनों आर्मीज को जरूरत रहती है कि वो अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करें जो दुश्मन की तरफ से उसको ऊपर गिरनी है। अगर आप लोगों ने मॉडर्नाइज किया तो हमने भी कर लिया, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जनरल साहब ने दुरुस्त कहा। और अब अगर ये वॉर होती है तो आपने भी जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट देखे उसके अंदर जनरल साहब की एक बात अभी इन्होंने कही कि सिंदूर के बाद जो है वो आर्मीज ने सीखा। यस, पाकिस्तान ने भी सीखा होगा, इंडिया ने भी बहुत सीखा। इंडिया जो है अब उसको पता चल गया, उसको पहले ये फील था, उसको ये लगता था, जो भी उनकी बातें थी, जो भी उनके डिफेंस एनालिस्ट थे वो ये बात करते थे कि इंडिया के ऊपर जो है अब अटैक नहीं हो सकता है। लेकिन सिंदूर के बाद जो है उनको ये समझ आ गई कि नहीं, ऐसा नहीं है, अटैक हो सकता है और बहुत लीथल हो सकता है।
बहुत नुकसान उठाया इंडिया ने उसको अंदर। अब इंडिया ने उसको उसको काउंटर करने के लिए आप देखिए कि उसने क्या किया, उसने अपना S-400 जो है उसको फोकस किया है, उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उसकी जो बैटरीज हैं वो इनहेंस कर रहा है उसको, और इसके अलावा भी वो सिस्टम जो है डिप्लॉय कर रहा है। और अभी मेरे ख्याल में आप लोगों ने एक मिसाइल जो है स्पेशली इस चीज़ के लिए जो है उसका तजर्बा भी किया कि इंडिया के ऊपर हमला ना हो सके। तो ये चीज़ें जो हैं ये चलती रहती हैं, स्पेशली उन मुल्कों में जिनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। अब जहाँ तक रह गई बात कि पाकिस्तान जो है वो किस लेवल पे जाएगा या डरा हुआ है संदूर के बाद, तो मेरा ख्याल है कि ये बातें भी लॉजिकली ठीक नहीं है। आप लोगों को पता है कि आपने संदूर किया, उसके बाद क्या हुआ अगले 2 दिन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जग रसाई हुई इंडिया की। ये एक फैक्ट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी कहें कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आप फैक्ट देखिए। आपके जो एयर चीफ हैं वो 6 महीने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए उस सारी मार पड़ने के बाद। तो ये सारे वो फैक्ट्स हैं जो चेंज नहीं हो सकते हैं, ये रहेंगे, हिस्ट्री के साथ रहेंगे। लेकिन मैं हमेशा से जब भी इस तरह के पैनल के अंदर बैठ के बात करता हूं तो मैं ये बात करता हूं कि अगर आपने 250-300 जो है आपके जो तोपखाना है वो आपने लगाया है और पाकिस्तान ने भी लगाया है, तो ये 250-300 की कॉस्ट है। वो कॉस्ट जो है बजाय इसके कि हम बीइंग नेबर्स लड़ लड़ के जाया करें एक दूसरे के जो डिफेंस एक्सपेंसेस हैं आपके 90 बिलियन आई थिंक क्रॉस कर गए हैं, $90 बिलियन पर एनम, और हमारा जो है वो $12 बिलियन क्रॉस कर चुका है। तो मैं हमेशा यही बात करता हूं कि ये 90 बिलियन और 12 बिलियन अगर हम अपने आम जनता के ऊपर खर्च करें तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। हम दोनों हमसाए जो है दुनिया के अंदर अच्छी पोजीशन में होंगे, ना कि हमें लड़ना चाहिए और अपने डिफेंस एक्सपेंसेस को बढ़ाना चाहिए। ऑलराइट, तो इसमें अगर मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूं कि अगर हम रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं तो इंडिया को अपनी पॉलिसी रिविजिट करने की शदीद जरूरत है, क्योंकि तमाम हमसायों के साथ इंडिया की लड़ाई चल रही है इस वक्त। ठीक है साहब, पॉइंट टेकन। और मैं सोचता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश के स्टैटिक अफेयर्स एक्सपर्ट जो सरकार के साथ काम कर रहे हैं वो आपकी बात पे तवज्जो ज़रूर दें। मल्लिका पांडे मेरे साथ हैं, शी इज़ अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। मल्लिका जी, जो रत्ता साहब बातें कह रहे हैं कि हमें अपने डिफेंस बजट के अलावा और मुख्तलिफ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, हम जो टैंक डिप्लॉयमेंट है, रत्ता साहब पता नहीं इसको इतना ईजी रीड क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आया, जो इंटेल हमारे पास आती है या जो जिन फौजियों से मेरे ताल्लुकात हैं मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं ये बहुत एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट है, ये कोई रूटीन डिप्लॉयमेंट नहीं है। और जनरल साहब बैठे हुए हैं मेरे साथ। तो मल्लिका, ये एक तो दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है, दूसरा क्या पाकिस्तान में थोड़ा खौफ है इस बात का कि 2 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं कश्मीर में, उसके बाद उनको लगता है कुछ रिटेलिएशन भारत कर सकता है, क्या ये इसलिए डिप्लॉयमेंट है? नमस्कार रंबी जी, आपके माध्यम से रत्ता साहब को एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि रत्ता साहब पहले आप अपनी जो चाइनीज EMI है ना वो तो भर दीजिए। आप जितनी आर्टिलरी डिप्लॉय कर रहे हैं बॉर्डर पर, आपकी जो पावर कंपनीज हैं वो आपके साथ एक बिल लेकर भी चल रही है रत्ता साहब। आई होप आपको पता है कि $1 बिलियन से ऊपर आप एक चीज मैं कहना चाहता हूं आपको, रत्ता साहब यही आप हमेशा करते हैं। अब आप रत्ता साहब सुन लीजिए, अलाउ हर टू स्पीक, अलाउ हर टू स्पीक। मैं आपके लिए बहुत पॉजिटिव भी हूं कि आप हमेशा से पाकिस्तान की चिंता करती हैं और पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद रहती हैं। आप हिदायत फ्री में देते हैं ना, तो आप 2 हिदायत मुझसे भी लीजिए, थोड़ी फैक्चुअल, क्योंकि आप तो बड़ी फैक्चुअल हिदायत नहीं दे पाते, फैक्ट्स और फिगर्स। एक्चुअली पाकिस्तान में इंटरनेट भी अच्छा नहीं चलता, बट भारत में तो 5G चल रहा है, तो मैं आपको हिदायत ये देना चाहती हूँ रत्ता साहब। पहले आप अपनी EMI भरिए, $1 बिलियन से ऊपर हो चुका है। अब आप 10 बिलियन कटोरे हाथ में लेके घूम रहे हैं सऊदी अरेबिया के सामने। सऊदी अरेबिया भी आपकी चाल समझ चुका है कि आप उसको क्यों इतना भाव दे रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने भी आपका टेस्ट ले लिया है ईरान के टाइम पर। तो रत्ता साहब, लेट अस बी ऑनेस्ट कि आज के टाइम में चाइनीज पावर कंपनीज ने अपना काम बंद कर दिया है। वो आपके लिए काम ही नहीं करना चाहती। इनफैक्ट जो J-10 की सप्लाई है अमित जी, आई डोंट नो इफ रत्ता साहब इज अवेयर, तो J-10 की सप्लाई भी चाइनीज कंपनीज ने बंद कर दिया है, क्योंकि यू ओ देम $1 बिलियन, और इनके पाकिस्तानी रुपी में तो वो 400 से ऊपर 400 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज है। आप ये बताइए, तो रत्ता साहब आप कौन से, आपके यहाँ पर लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है। आपके जो मिनिस्ट्री है, जो आर्मी चीफ्स हैं, वो बोलते हैं कि 3000 से ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटीज हो चुकी हैं जनवरी से लेके अभी जुलाई तक, और ये आर्टिकल्स बाय द वे फैक्चुअल है रत्ता साहब। तो इससे पहले आप बोलें कि कहाँ पब्लिश है तो ऑनलाइन देख लीजिए प्लीज, अगर इंटरनेट चल रहा है तो 3000 से ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटीज आपके यहाँ हो चुकी है।
आपके खुद के लोग लॉ एंड ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, लगभग 100 प्रोटेस्टर्स पीओजे में मारे जा चुके हैं। अमित जी, पूरा कॉन्सेप्ट जो है, जो क्रक्स है, वो ये है कि कहीं ना कहीं जो इनके होम मिनिस्टर हैं, इनके आर्मी चीफ हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ एक शोपीस बन के रह चुके हैं, कैसे सिस्टम कोलैप्स हो रहा है और कैसे अब आर्मी सेंट्रल स्टेज लेते जा रही है। आप किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रल स्टेज आर्मी ले चुकी है। हर एक पोस्टर में, हर एक इंटरनेशनल मीटिंग में, हर एक डिप्लोमेसी में, इंटरनल सिक्योरिटी में, हर जगह आर्मी तैनात है आज के टाइम में। हर जगह आसिम मुनीर को एक फरिश्ता मान लिया गया है कि उनके बिना तो कुछ चलने ही नहीं वाला है। तो वो सेंट्रल स्टेज ले चुके हैं, ये सिस्टम को कोलैप्स करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोकतंत्र को ये लोग कोलैप्स कर चुके हैं। और ये चाइनीज डिप्लॉयमेंट भी दिखाता है कि पाकिस्तान आर्मी कैसे डिपेंडेंट भी है चाइना के ऊपर, इंडेटेड है चाइना के ऊपर। तो आसिम मुनीर कहीं ना कहीं इसके सेंट्रल स्टेज में आ चुके हैं। और अब रत्ता साहब बोलते हैं अरे मैं हिदायत देना चाहता हूँ ऑपरेशन सिंदूर में, मैं ये देना चाहता हूँ। आपकी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है सर, वो तो लैंड भी नहीं हुई भारत में, पहले वो तो लैंड करवा दीजिए। Alright. तो ये अमित जी तो बेसलेस फैक्ट्स बोलते हैं, आई डोंट नो कि कैसे लाते हैं यहाँ बेसलेस मेरा ख्याल है कि फैक्ट्स। आपको ना इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करने की जरूरत है। आप, मुझे लगता है, इंडियन मीडिया को फॉलो करती हैं। रत्ता साहब, आप इतने ज्यादा जो है ना वो फैक्ट्स को तोड़, आप किसको फॉलो कर रहे हैं रत्ता साहब? हम तो सबको, हम आप सबको किसको देखते फॉलो हैं, कर रहे हैं? सबको देखते हैं, सबको देखते हैं। हम मुनीर आपको भी टीवी? देखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को भी देखते हैं, पाकिस्तान मीडिया को भी आप तो मुनीर टीवी या शहबाज को भी देखते फॉलो हैं। करते होंगे। अब जो है अभी जो इन्होंने बात कही है कि ये हमारा सही टीवी? 1 मिलियन इनको याद है। अब हमारी आप फिक्र छोड़ दीजिए। मैं आपको एक छोटी सी, मलिका जी, आपके नॉलेज के लिए ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बुरा टाइम, ठीक है, सिंगल साहब के पास जा रहा हूं। बताना चाहता हूँ, आपकी बात पूरी टीवी के इतने बुरे हाल है कि जियो टीवी के एक एंकर को फायर कर दिया जाता है जब वो यूट्यूब में एक वीडियो डालते हैं। वो यूट्यूब में एक आप देखिए कि आपका मीडिया, आप मीडिया की बात तब कीजिए कि अगर आप पाकिस्तान मीडिया से ऊपर हैं, आप रैंक आप नीचे हैं पाकिस्तान से, आपका मीडिया जो है वो पाकिस्तान मीडिया से नीचे है। इंटरनेशनली आप देखती नहीं है मलाइका साहब, ना आप सुनती हैं। आप देखिए कि आपका मीडिया जो है पाकिस्तान मीडिया से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में 6 रैंक नीचे है, लेकिन आप पता नहीं कहाँ रहती हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप इंटरनेशनल मीडिया सिंगल साहब के पास आ रहा हूँ। मलिका, ठीक है, मलिका जी हिस्टोरिकली देखिए, सिंगल साहब, रत्ता साहब, I'll come to you। पाकिस्तान के ऊपर अनुसर हंस रहे हैं, पता नहीं कुछ ऐड चलिए। जरूर करना चाहते होंगे। अनुसर, मैं I'll come to you। सिंगल साहब इज अ वेरी सीनियर डिप्लोमेट। सर, आपने तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन देखी होगी और आपने बहुत सारे देशों में, मुल्कों में आप रहे हैं, वहाँ के डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस को हैंडल किया है। आप पाकिस्तान ने तोपें तैनात कर दी हैं, रत्ता साहब कह रहे हैं रूटीन कल्चर, लेकिन मैंने पिछले 20 सालों में पाकिस्तान को कभी नहीं देखा 250 तोपें तैनात करते हुए, जब से मैं मीडिया में हूं, मैं पढ़ लिख रहा हूं, जब से जानने योग्य हुआ हूं मैं। You're on a mute, सिंगल साहब, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। मैं आ रहा हूं रत्ता साहब, आपके पास भी आ रहा हूं। अमित जी, बात यह है कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल और पाकिस्तान की जो सोच है, वो उसके बारे में कुछ जो ना कहा जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो अपने ही दुनिया में रहते हैं। और इसमें जो उनकी जो कहना है कि हम इतने आगे बढ़े हुए हैं भारत से, इतना हम कर रहे हैं, इतना हमने सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, डिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अच्छी बात है, हमारे नेबर हैं और हम चाहेंगे कि वो आगे बढ़ें। लेकिन उनको ख्याली पुलावों से आई थिंक थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। और जहां तक ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहे थे कि जग जाहिर है, मेरे ख्याल से मैं इसमें क्या कहूं, जब मुनीर साहब या शरीफ साहब खुद कहां पे थे, सबको मालूम है कि उनकी क्या हालत हो रही थी और किस तरह से जब इंडियन जो ड्रोन्स थे वो किस तरह से पिन पॉइंटेड अटैक कर रहे थे, क्या हो रहा था। तो उसमें और इनकी मैं समझ सकता हूँ समस्या, क्योंकि उनको बात कहनी है अपनी तरफ से, आई अप्रिशिएट दैट। इनका जो पॉइंट था कि भारत को और पाकिस्तान को, दोनों को जो है अमन के रास्ता अपनाना चाहिए, जो पैसा डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं उसको आम जनता के लिए करना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन जब आपके नेबर गलत हों तो उसमें क्या है कि सुरक्षा में खर्चा करना पड़ता है।
अगर किसी की स्टेट पॉलिसी हो टेररिज्म, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो उसमें आपको सोच बदलनी पड़ेगी, अपना तरीका बदलना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि भाई हम टेररिस्ट के फेवर में नहीं है। जो इंटरनेशनली प्रोस्क्राइब टेररिस्ट हैं, जो खुलेआम वहां पे घूम रहे हैं, सब जनता, हमें उसके लिए भी कह सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत फ्रीडम है, हम तो जो है हम सबको मालूम है उसके बारे में, लेकिन हम बात नहीं। तो क्योंकि वो जब वहां बात आती है टेररिस्ट की, इंटरनेशनली प्रोस्क्राइब टेररिस्ट की बात आ रही है, जो यूएन लिस्ट, उसमें वहां सब लोग चुप लगा जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। वो सडनली जो है उनके अलीमा बन जाते हैं कि भाई हमारे मौलाना है, ये तो टेररिस्ट है ही नहीं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने गलत किया है, उनको तो जो है पदवी देनी चाहिए, नोबेल प्राइज वगैरह देना चाहिए था शायद उनको। तो मेरे ख्याल अगर इस तरह की सोचे तो उसमें प्रॉब्लम। जहां तक इनकी जो डिप्लॉयमेंट का सवाल है, ये इनकी ऑब्वियसली एक जो हो रहा है उस पर उन्होंने उसके लिए डिप्लॉय करने की कोशिश की है। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, भारत की जो कैपेबिलिटीज हैं, जो उसमें ऑफकोर्स जो पाकिस्तान या कोई भी नेबर कोई एक्टिविटी इस तरह की करता है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है उसका, लेकिन वो हमारी कैलकुलेशंस में है और जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत कहीं आगे हैं। तो ये कहना कि हम भाई पाकिस्तान में हम बना रहे हैं इसलिए हम डिप्लॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है। $12 बिलियन का आपका बजट है, तो आपको थोड़ा सोच समझ के उस पर खर्चा करना चाहिए उसको, क्योंकि आपकी जो आर्मी है और जो मुनीर साहब है, उनको 8-10 बिलियन डॉलर तो अकेले उन्हीं को चाहिए उसमें से हिस्सा, क्योंकि सबको जग जाहिर है कि वहां क्या होगा। तो उसको थोड़ा ध्यान में रख के आप काम करें, बात करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और जैसा कि मलिका जी ने कहा कि भाई ईएमआई तो भर दीजिए, पाकिस्तान चाइना ने अपना पैसा देना बंद कर दिया है, प्रोजेक्ट उनके बंद कर दिए हैं उन्होंने, और बल्कि जो भी उन्होंने अपने प्रोजेक्ट लगाए हैं तो रिटर्न तो हो नहीं रही है। आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, मीडिया आपका बहुत फ्री है, आप बताएं। आप तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी वहां पर मेरे ख्याल से काम कर रहे होंगे, वो भी इस क्षेत्र में देख रहे होंगे इस एरिया में कि भाई कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, कितना खर्चा हुआ है और उसकी कितनी रिटर्न हमारे को आ रही है, और कितना कर्जा देना है। कि मानो $10 बिलियन का सपोज कर्जा है तो एक्चुअली तो उन्हें $20 बिलियन उसका बिना रिटर्न। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में, जैसे फ्रीडम है आप कह रहे हैं आपके यहाँ पे, तो उसके बारे में भी बात करनी चाहिए आपको। थैंक यू। ऑलराइट सर, रता साहब एक रिएक्शन आपसे चाहता हूँ, फिर मैं जनरल साहब के पास जाऊंगा। अली शरफत्ता। देखिए मैं तो सिर्फ मेरे अपने पैनलिस्ट दोस्तों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान की चिंता रहती है हमेशा, और मुझे खुशी होती है कि मेरे हमसाये जो हैं वो मेरे मुल्क के बारे में काफी ज्यादा जो है वो सीरियस हैं, और इसके ऊपर जिससे खतरा हो उसका ख्याल रखना पड़ता है रता साहब। और खतरे से ज्यादा जो है मुझे जेलसी लगती है। मतलब हमने 250 तोपें लगाई हैं, तो उनको फील हो रहा है कि इंडिया ने अभी तक 200 लगाई हैं, तो इन्होंने 250 कैसे लगा ली, इनके पास तो पैसे नहीं है। हमने कितने लगाए वो आपको कैसे पता होगा? आपको थोड़ी पता होगा हम कितने डिप्लॉयमेंट किए। हमें पता है, हमें पता है, पता है क्या, हमें एक चीज पता होती है, और हमें ये भी पता होता है कि साहब ये तो जनरल कहाँ पे है। ये तो भारतीय फौजियों को भी नहीं पता है, आपको कैसे पता होगा? जनरल साहब बैठे हुए हैं, ऊपर जब हमला किया था आपने, मैं अभी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी पे हमला किया था, मैं चाहूंगा कि आप उनसे सीखिए। जनरल साहब मैं दो तीन जवाब पहले दे दूं, जल्दी से हमने आपको बताया था कि आपके आर्मी चीफ यहाँ पे हैं, 22 मिनट तक हमारे जहाज वहां पे आपके एयर में थे, और हमने आपको बताया था कि आपका आर्मी चीफ भी यहाँ पे, हम इसको मार सकते हैं। तो हमारी कैपेबिलिटीज को छोड़ दीजिए, हम कैपेबिलिटीज को कोई चैलेंज नहीं। ये मुनीर टीवी देखते हैं, ये मुनीर टीवी देखते हैं, एक्सक्लूसिव मुनीर टीवी। दूसरी जो चीज है जो मैं कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान के बारे में आप फिक्र मंद हैं, जनरल साहब मैं आ रहा हूँ, पाकिस्तान के डॉलर के बारे में फिक्र मंद आई एम हैं। कमिंग टू यू। रता साहब यू डन। जनरल साहब ठीक है। जनरल साहब जरा आप इनको बताइए डिप्लॉयमेंट के बारे में। तेजी से जवाब दे दूं और फिर मैं आपको बताऊंगा। ये बार बार ये कहते हैं, आपने कॉन्फ्रेंस ये करी, हमारे यहाँ आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले कोई जाकर के दादागिरी बाहर नहीं करते हैं। 10 तारीख को डीजी एयर आर्मी, डीजी एयर और डीजी नेवी ने क्लियर कर दिया था कि इसका परिणाम क्या है ऑपरेशन सिंदूर का, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि शायद इन्होंने देखी नहीं क्योंकि उस समय ये लोग सब डूब के हुए थे। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने S-400 की बात करी। कोई आप एयर चीफ ने एक मिनट या प्लीज। देखिए आप देखिए ना, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आप गलत बयान कर रहे हैं। आपके एयर चीफ ने 6 महीने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इतने जहाज हमने मारे हैं, जब पूरी दुनिया ने, जब ट्रंप ने बार बार कह के आपको एक मिनट,
उसने दुनिया को याद करवा दिया कि आपके कितने राफेल गिरे हैं। करवाता हूँ ना, मेरे बोले बोले बोले, मैं जब आप जवाब बोल रहे थे, मैंने बोले बोले बोले, कहा बीच में, सिर्फ आपको करेक्ट आप किया, आप बीच में गलत बात कर रहे थे। बोलिए बोलिए। यही चीज दिखाती है कि आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, आप सिर्फ ऐसे ही बात कर रहे हैं। आपको करेक्ट किया है, आप गलत कह रहे थे जनरल साहब, आपको करेक्ट किया है। प्लीज, कोई करेक्ट मेरे को कर नहीं सकता, आपकी इतनी औकात अभी नहीं है कि आप मुझे करेक्ट कर सकें। प्लीज, आप, मुझे पता है आपकी अपनी औकात भी नहीं है आपको करेक्ट करने की। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपने 130 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। हमारी औकात छोड़िए, अपनी औकात देखिए। अमित, दिस इज नो वे। ये मैं आपको एक दो चीजें क्लैरिफाई कर दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद इंडियन एयरफोर्स को थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स ऑफ द वर्ल्ड अहेड ऑफ चाइनीज एयरफोर्स किया गया था, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की परफॉर्मेंस सिंदूर में जो थी, ये आप चेक कर सकते हैं, ओपन डोमेन में है रत्ता साहब, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, S-400 का सौदा पहले हो चुका था और इसके बाद का कोई ऐसा इवेंट नहीं है। तीसरी बात, जहां तक हमारे मिसाइल परीक्षण की सवाल है, हम लोग 10,000 किलोमीटर की अग्नि 5 का परीक्षण कर रहे हैं, आप उसके बारे में बात करना छोड़ दें, वो भी हो चुका है सक्सेसफुल। और चौथी बात जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूं कि ये कलेक्ट पूरी दुनिया को, ये इट इज देयर इन द ओपन डोमेन, क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, ट्रेनिंग वाइज, एवरी वाइज भारत की जो आर्टिलरी है 2 गुना बेहतर है, ये दुनिया जानती है। तो इसमें कोई इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। क्लैरिफाई हमने पहले दिन कर दिया था, इसमें कोई, तो आप ऑपरेशन सिंदूर की बात ना करें। नूर खान के पास जो ब्रह्मोस का खड्डा है, अभी तक होगा शायद, उसको देख लें। जो कैराना हिल्स पे खड्डे हुए थे उनको देख लें, और जो 11 एयरपोर्ट्स पे खड्डे हुए थे उनको देख लें। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। जब ऑपरेशन जब बालाकोट किया था, तब 16 हवाई जहाज अंदर जाकर के 250 किलोमीटर हमला करके आ गए, इनको सोते हुए पाकिस्तान को पता तक नहीं पड़ा। तो ये तमाम चीजें हैं, आप इसकी बात प्लीज ना करें। तो साहब, दुनिया ने क्या कहा, एक मिनट, सिर्फ आप नहीं बता रहे थे, हमें ट्रंप ने मेरे ख्याल में आपको याद करवा दी ये बात, बार बार बता के कि कितने जहाज आपके गिरे। ट्रंप ने आपको बताया बार बार, आपका एक चीफ हमारी इतलात के मुताबिक कोमा में चला गया था। इसके बाद वो कोमा में था, वो जिस हॉस्पिटल में था हमें वो भी पता है। आपका एयर चीफ कोमा में था, वो इतना शॉक था कि उसको पता नहीं था कि हुआ क्या। एक्चुअल में आपका मिसकैलकुलेट हुआ। आपकी एयरफोर्स जो है वो इतनी ओल्ड डेटेड है, वो इतनी पुरानी है कि उसको आइडिया नहीं हुआ कि ऑपरेशन होता कैसे है, मॉडर्न एयर स्ट्राइक्स होती कैसे हैं, ये आपकी एयरफोर्स को पता ही नहीं था। अब आप सीख रहे हैं, अब आप उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी एयरफोर्स की, कि ये भी होता है। अभी तक मैं आपसे बहुत तमीज से पेश आ रहा हूं। टैक्टिक्स में आपकी एयरफोर्स जीरो थी। ये दुनिया ने डिप्लॉय किया, ये दुनिया ने रिपोर्ट किया। दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों ने, तमाम स्ट्रेटेजिक जितने भी जो एनालिस्ट थे, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि इंडियन एयरफोर्स वाज नॉट अवेयर अबाउट द मॉडर्न टैक्टिक्स ऑफ एयर स्ट्राइक्स। तो ये चीज यहाँ पे आपको बहुत बड़ी अली असरफ साहब सुनिए, रत्ता साहब थोड़ा सुनिए, थोड़ा सा लिहाज रखिए, थोड़ा लिहाज रखिए। जब आप बोल रहे थे तो वो चुप थे। रत्ता साहब, ये जो कहानियां ना कि आर्मी चीफ कोमा में थे, ये सब कार्टून नेटवर्क पे आप क्या चल रहा होगा, ये सब कार्टून नेटवर्क पर चल रहा होगा। देश की, दुनिया की टॉप 4 आर्मी में से हम एक है, पाकिस्तान तो कहीं है नहीं। सुनिए रत्ता साहब, सुनिए रत्ता साहब, अलाउ also to speak। रत्ता साहब, जनरल साहब बोलिए, जनरल साहब बोलिए। मैं वजह बताता हूं क्यों। जब आपके पास कोई लॉजिक नहीं होता है ना हमें, तब आप दूसरे को बोलने नहीं देते। देखिए, मगर हमारे जो जहाज, एक मिनट रत्ता साहब सुनिए, रत्ता साहब, लगातार बोलने से आपका पॉइंट प्रूव नहीं हो पाएगा, लगातार बोलने से आपका पॉइंट प्रूव नहीं हो पाएगा, कुछ पॉइंट नहीं होगा, लगातार बोलने से आपका पॉइंट प्रूव नहीं होगा। अलाउ ऑल्सो टू स्पीक। ये डिबेट है, ये पाकिस्तान की डिबेट नहीं है, इट्स इंडियन डिबेट। वी अलाउ अदर्स आल्सो टू स्पीक एंड रिस्पॉन्ड। अमित, दिस इज नो वे। थोड़ा रत्ता साहब का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करिए, नहीं सुन रहे। एक मिनट यार, एक हाँ मिनट, जनरल साहब, आप मैं आपको बताऊं, इसके रिकॉर्ड मौजूद हैं कि 60 कॉल पाकिस्तान से गई हैं अमेरिका, 60 कॉल्स, 60 कॉल्स, 60 कॉल्स, 60 कॉल्स। बॉलीवुड की फिल्मों में, अदरवाइज आप हमारे साथ लड़ नहीं सकते। आप दासमा कीजिए। मलिका गुड रिप्लाई। जनरल साहब एक मिनट, मलिका जी रिप्लाई करेंगे, मलिका पांडे रिप्लाई करेंगी। हाँ मलिका जी प्लीज गो अहेड। नॉनसेंस।
मल्लिका जी प्लीज गो सर, इनके पास यही तो लड़ problem नहीं है। सकते आप खुद तो लड़ लो अंदर। रियासत अब रत्ता साहब ही आपकी बनने वाले हैं। आपकी हैसियत नहीं है हमारे सामने। आप खुद तो अरे, लड़ने की हो रही है कि मतलब आपकी हैसियत नहीं है। अभी कंपेयर किया आपने इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी को देखा है? हमारी आपने तारीख शक्ति और पता क्या है? ताकत को कंपेयर किया हमारी है? तारीख है, हमने क्वेटा रशिया की को तोड़ा है। रत्ता साहब, have you ever compared Pakistani army and Indian army ever? Have you seen the data? No, you don't know anything. कुछ नहीं पता है आपको कुछ नहीं पता है। गूगल चलता हो पाकिस्तान में तो गूगल से ही पूछ लीजिएगा, वो आपको इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी का फर्क बता देगी, नेवी का फर्क बता देगी, एयरफोर्स का फर्क बता देगी। ठीक है मल्लिका जी, लिमिट होती है भैया, झूठ बोलने की मल्लिका लिमिट जी, होनी चाहिए। मल्लिका जी ठीक से खाने के लिए निवाले नहीं मिल पा रहे हैं पाकिस्तानी लोगों को। बातें कितनी बड़ी बड़ी हो रही है इनकी। अम्मा चली बनाने। रत्ता साहब एक मिनट, रत्ता साहब एक मिनट, रत्ता साहब एक मिनट, अलाउ अदर्स आल्सो टू स्पीक। एक मिनट मल्लिका जी, सब थोड़ा लिहाज करिए। मल्लिका जी प्लीज गो, मल्लिका जी। रत्ता साहब, बॉलीवुड मूवीज में तो हम पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हैं। सोचिए हम बॉलीवुड में उड़ा सकते हैं तो हकीकत में तो हमने कितनी बार उड़ा दी है। आप तो बेयर कर चुके हैं उस ब्रंट का, है ना? चाहे वो धुरंधर हो, चाहे कोई भी मूवी हो, हमने उसका धज्जियां उड़ा चुके हैं। हमने 80 साल में आपको बहुत दफा मारा है हमने, हमें पता है। आज भी आप रोते हैं, आज भी आप रोते हैं। आप अपने मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे रोते हैं आप कि पाकिस्तान हमें अंदर आके जो घेर लेता है। कल ये जनरल साहब कह रहे थे हम घेर लेते हैं, हमें पता है, हमारी कैपेसिटी हमें पता है, हमारी रीच भी हमें पता है। आपको कख नहीं पता। आप इकोनॉमी और इंटरनेशनल अफेयर्स पे ये वॉर के बारे में आपको जीरो पता है। रत्ता साहब, आपको एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी। सिंपल सी बात ये है रत्ता साहब, सिंपल सी बात हमने ये बोली 60 टाइम्स, और ये हमारा डेटा नहीं है, जो जनरल साहब ने चेक कर लो। 60 टाइम्स FARA, जो यूएस का पूरा प्रॉपर डिस्क्लोजर होता है, यूएस की जो आपके आका है ना डोनाल्ड ट्रम्प, उनका एक डिस्क्लोजर होता है FARA का। FARA ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कैसे 60 टाइम्स कांटेक्ट करने की कोशिश की है, कैसे पाकिस्तान ने लॉबीइस्ट हायर किए हैं। यहाँ आपके लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है। आज के टाइम में रत्ता साहब आप $287 बिलियन के लोन पे चल रहे हैं। फैक्ट्स की बिल्कुल खबर नहीं है। अभी रीजन के अंदर एक सुपर पावर की लड़ाई थी, इंडिया को पूछा नहीं। आपके राहुल गांधी साहब कहते थे कि इंडिया इसके अंदर एक जोकर है। We are discussing Pakistani howitzer cannons, not Rahul Gandhi, not Priyanka Gandhi, not Indian diplomacy. रत्ता साहब, आप मुनीर टीवी देखना बंद करिए और थोड़ा जब पैनल में आप आते हैं तो आपको पता है सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए. Allow others also to speak and respond, to reiterate things, right? मल्लिका जी. अहमियत है वो जीरो है। अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि रत्ता साहब को बोले कि इंडियन डिबेट्स में और इंडियन चैनल्स की मेंटल फैकल्टी बहुत ऊपर है, प्लीज कृपया करके पढ़ के आए। राइट, ये मुनीर की टेक्स्ट बुक से रेफर ना करें। रत्ता साहब, मुनीर की टेक्स्ट बुक से रेफर ना करें। वो जेके में फर्स्ट सीक्वेंस तुम्हारे जाते ओपन फायर कर दिया आपके मोदी ने इंडिया को बहुत बधाई हो रत्ता साहब आपको. आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बता रहे हैं. आप थोड़ा मुनीर और शहबाज के बारे में थोड़ा बात कर लेते, आंखें खुल जाती, पाकिस्तान का भला हो जाता. आर्मी ने देश बेच दिया आपका, अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली हैं जनरल साहब. लेकिन सिंदूर के बाद उन सब के इंटरव्यूज हमने सुने, वो सब कह रहे थे कि इंडिया को मोदी ने बस हमने नहीं सुने, बस हमने नहीं सुने, हमारे देश के इंटरव्यू हमने नहीं सुने और आपने हमारे देश के इंटरव्यू पाकिस्तान में सुन लिए. व्हाट अ जोक रत्ता साहब, व्हाट अ जोक, व्हाट अ जोक. रीजन के अंदर आ जाकर कोई पूछता नहीं है. बाहर निकलिए, अपने एसी के कमरे से बाहर निकलिए. रत्ता एसी साहब, चल नहीं रहा है मल्लिका जी. पाकिस्तान में एसी चल रहा होता तो शायद दिमाग भी चल रहा होता. बहुत शुक्रिया इस पैनल का. मल्लिका जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. रत्ता साहब, once again I would suggest you to read and write and see international channels. बहुत शुक्रिया.